नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। माँ एक ऐसा सरल और एकल शब्द है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे बड़ा और प्यारा रिश्ता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता और इसीलिए उसने माँ को बनाया है। उस माँ के मातृत्व को सलाम करने के लिए, समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, बच्चों को मातृत्व बंधन बढ़ाने के लिए मातृ दिवस मनाया जाता है। माँ जीवन भर एक रक्षक होने के नाते अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करती है, सबसे अच्छी दोस्त, और हर परिस्थिति में वह एक शिक्षक की तरह अलग अलग भूमिका निभाती है। चलिए जानते हैं मदर्स डे क्यों मनाया जाता है। मदर्स डे या मातृ दिवस एक ऐसा दिन होता है जो कि पूरी तरह से दुनिया भर की सभी माताओं पर न्यौछावरित होता है। इसे दुनिया के सभी हिस्सों में मनाया जाता है। देखा जाए तो इसे आमतौर पर मार्च या मई के महीनों में ही मनाया जाता है। भारत में मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसे माँ को सम्मान देने के लिए मदरिंग संडे के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन एक अपवाद है कि यह कुछ अरब देशों और कुछ यूरोपीय देशों में मार्च के महीने में मनाया जाता है। जैसा कि हर कोई जानता है कि हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 110 साल से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। ये दिन माताओं और मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है कि समाज में मातृ बंधन और माताओं के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस की माँ एन रिव्स जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माओ के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माओ को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रिव्स जार्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद करें और उनकी सराहना करें। लोगों को उनका ये विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया गया और एन रिव्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। जी हाँ, मदर्स डे वो दिन है जब हम अपनी माताओं के लिए देखभाल, प्यार, कड़ी मेहनत और प्रेरक विचारों को महसूस कर सकते हैं और उसके महत्व को समझ सकते हैं। वो हमारे जीवन का एक महान व्यक्ति है जिसके बिना हम एक साधारण जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे जीवन को अपने प्यार के साथ इतना सरल और आसान बनाती है। माँ एक ऐसा सरल और एकल शब्द है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं और पूरा ब्रह्मांड इसमें बसता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी बच्चों से कुछ वापस नहीं चाहती है। वो केवल अपने बच्चों को एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना चाहती है। हमारी माताएं हमारे लिए प्रेरक और मार्गदर्शक बल है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करती हैं। बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे उसे काबू में लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है। चलिए बताते हैं आपको कि कोरोना कर्फ्यू लगाने से प्रदेश में एक्टिव मरीजों में क्या अंतर देखा गया है। उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक एक दिन में 40,000 50,000 के पार नए मरीज आ रहे थे। मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी, सरकार के मत्थे पर चिंता की लकीर उतनी ही गहरी होती जा रही थी। शमशान घाटों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में हालात बेकाबू हो गए थे। शमशान घाटों पर लाशों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। उत्तर
उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे लखनऊ के भैंसा कुंड की, जहां पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर जो कोरोना है उसका प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि जो भैंसा कुंड है वहां पर लगातार लाशें बिछी हुई हैं। आप देख सकते हैं कई चिताएं जल रही हैं, कई लोग एम्बुलेंस से जो शव है उनको लेकर लाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो कह रही है कि जो है आंकड़े छुपाने का जो काम सरकार कर रही है वो बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें ये साफ तौर पे ये बयां कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से क्या हाल है। लोग लगातार मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहा है तो कोई इलाज न मिलने की वजह से मर रहा है और कई ऐसे हैं जो कोरोना नहीं है उसके बाद हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल पाता, इस वजह से वो दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक लखनऊ के अंदर मौत का सिलसिला जारी है। उस बीच सरकार ने 8 अप्रैल को प्रदेश के उन जिलों में जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार है वहां नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। उसके बाद भी हालात काबू नहीं हुए तो सरकार ने 17 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद से अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस्तों में लॉकडाउन लगाया है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी हफ्ते भर में लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के एक्टिव केसों में 50,000 से ज्यादा की कमी आई है। ऐसे में सरकार तुरंत लॉकडाउन में ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। सरकार के कुछ अफसरों ने बताया कि अगले 1-2 दिन में लॉकडाउन बढ़ने का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें कोर्ट ने संक्रमण रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में सरकार को वही करना पड़ा जो हाई कोर्ट ने कहा था। अब सरकार का भी मानना है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना की हालत काबू में है। बीते 6 दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है तो नए केसों में भी गिरावट शुरू हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 अप्रैल को 3,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे। अब ये घटकर 2,59,000 रह गए हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना कर्फ्यू है तो संक्रमण फैलने की रफ्तार धीमी हो गई है और केस भी कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ 2 मई को शुरू हुई पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान सभी ने ये नजारा देखा है कि किस तरह प्रदेश भर में काउंटिंग सेंटर पर भीड़ लगी। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू मजाक बनकर रह गया। माना जा रहा है कि जो लोग उस समय संक्रमण की चपेट में आए होंगे उनके आंकड़े अब तस्वीर साफ करेंगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलग अलग राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच फल सब्जी बेचने वालों के लिए सरकार ने छूट दे रखी है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए फल और सब्जियां बेच सकते हैं। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आ ही जाता है। वहीं ताजा मामला लखनऊ के निशादगंज से है। यहाँ के चौकी इंचार्ज लालसा चौहान ने एक तरबूज बेचने वाले के साथ काफी बदसलूकी की। उसके सारे फल नाली में फेंक दिए और साथ ही उसका चालान भी कर दिया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खबर ये लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चौकी इंचार्ज लालसा चौहान ने एक तरबूज बेचने वाले के साथ काफी बदसलूकी की और उसके सारे फल नाली में फेंक दिए और साथ ही उसका चालान भी कर दिया है। वहीं इस घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला को कोरोना होने का आरोप लगाकर उसे बेरहमी से पीटा, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खबर ये हरदोई से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला को कोरोना होने का आरोप लगाकर उसे बेरहमी से पीटा, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आगरा पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शमशाबाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी उसे शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर राजस्थान में शराब लेकर यूपी में उसे सप्लाई किया करते थे। तो खबर यह आगरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और साथ ही आपको बता दें कि शमशाबाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी उसे शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई और बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर राजस्थान से शराब लाकर यूपी में सप्लाई किया करते थे। प्रतापगढ़ में पारिवारिक रंजिश में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने घर वालों से अलग रहता था और उसका पूरा परिवार अलग गांव में रहता था। मौके पर पहुंची कंधई पुलिस को जांच में पता लगा कि बुजुर्ग की हत्या कहीं और ही की गई है। बाद में लाश को घर के सामने लाकर छोड़ दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली तो उन लोगों का रो कर बुरा हाल हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, यूपी में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कर्फ्यू को बढ़ाकर 17 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इसी के चलते रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही है और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। रामपुर से खबर, जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया और इसी के चलते रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही है और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। रुक करते उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। रुड़की में कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन की लगातार कमी महसूस की जा रही है, लेकिन अब जल्द ही रुड़की में विधायक निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। नगर विधायक प्रदीप बर्मा ने बताया है कि विधायक निधि से 50 से 60 लाख की लागत से एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही कैंप कार्यालय में लगाया जाएगा। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि यह प्लांट अगले 3 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। तो रुड़की से खबर ये बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि नगर विधायक प्रदीप बंता ने बताया है कि विधायक निधि से 50 से 60 लाख की लागत से एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही कैंप कार्यालय में लगाया जाएगा। शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में से ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी लोग राहत बन चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का प्लान बनाया है। ऑक्सीजन प्लांट 50 लाख की लागत से बनेगा और रुड़की में कैंप ऑफिस में हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं और ये बना हुआ आएगा और तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई और ये सिलेंडर के बारे में रुड़की लोगों को देंगे। लोगों को हल्द्वानी से एक मामला सामने आया जहां एम्बुलेंस चालकों के पास पीपीई किट या कोई अन्य सुरक्षित उपकरण नहीं है। ऐसे में एम्बुलेंस चालक पूरी तरह से असुरक्षित और असहाय है। इसी समस्या के चलते एम्बुलेंस चालकों ने उनकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि वह मरीजों को अस्पताल छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सा मरीज किस तरह की बीमारी से ग्रसित है। साथ ही एम्बुलेंस चालकों का ये कहना है कि इस कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान भी जोखिम में है। पीपीई किट हमें शुरू से नहीं मिली है। हम अपने जान जोखिम में डाल के पेशेंट को भर्ती भी कराते हैं और शाम को अपने घर भी जाते हैं। घर जाने से पहले डर ये लगता है कि हमारे घर वाले सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, हम कैसे ड्यूटी करेंगे, मगर फिर भी हम ड्यूटी करते आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। हम पे अभी पीपीई किट भी नहीं है और ना ही वैक्सीन का कोई टीका हमें लगा गया। कौन से मरीज आप ले आ रहे हैं? अब किसी पेशेंट के पास तो कोई प्रूफ होता नहीं कि वो कोरोना का है कि नहीं है। अब वो सस्पेक्टिंग हो तो हमें इसको ले। नरेंद्र नगर स्थित श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त अस्पताल टिहरी जिले का एकमात्र कोविड सेंटर है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से दैनिक मेडिकल बुलेटिन की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर नीरज राय द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा मेडिकल बुलेटिन का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
सीएमएस के अनुसार श्रीदेव सुमन संयुक्त अस्पताल में 133 कोरोना मरीज भर्ती है। इनमें से 66 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखे गए हैं। वहीं 20 मरीजों की स्थिति सीरियस है और 9 मरीज ज्यादा गंभीर स्थिति में हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे है, जबकि 38 संक्रमित मरीज नॉर्मल स्थिति में हैं। ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ उसमें 66 मरीज हैं, 20 मरीज गंभीर हैं और अति गंभीर 9 मरीज। इस कोरोना काल में कितनी अब तक जो है मौत हो गई है सर इस वक्त के? इस वक्त तक अस्पताल के अंदर वो जो डेथ मरे हुई कंडीशन में आए थे, कुल मिला के 35 मरीज हैं। मेरे द्वारा भी डीएमटीडी से भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे की टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। और साथ में आज यहाँ पे हमारे द्वारा जो इस सुमन चिकित्सालय में एक जिलाधिकारी महोदय से ये भी मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ पे हमेशा 24 घंटे के लिए जो यहाँ पे जल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सभी लोगों के लिए, तो हमारे द्वारा ये भी रखा गया है कि एक 24 घंटे के लिए यहाँ पे पानी का एक अलग से लाइन डलवाई जाए, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में भारी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के कई अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिनकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अभिमन्यु ठाकुर सीओ के साथ मिलकर निजी अस्पतालों के निरीक्षण करके जानकारी ली और उनके कागज भी खंगाले। इसके बाद जो अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन के द्वारा कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन उन ग्रामीणों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पता चला कि पोखरी ब्लॉक के सरनाचई गांव में 30 के करीब कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और गांव की सभी सीमाओं को भी सीज कर दिया गया है। पोखरी तहसील के ग्राम सरनाचई में कई व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने से वहां कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। किसी भी तरह का आवागमन वहां पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्यान्न, राशन, फल, सब्जी इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के स्वास्थ्य की वहां निगरानी की जा रही है। आपको विगत कुछ दिनों से पता है कि यहाँ के तहत पूरे ग्राम सभा सरनाचई को सील कर दिया गया है, पर यहाँ पे शासन प्रशासन की अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ खाद्य सामग्री या कुछ दैनिक उपयोग चीज़ें जो होती हैं, दूध, दही, सब्जी, दाल, राशन, चावल कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इस संबंध में मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब इस स्थिति में अगर गांव सील है तो यहाँ पे आकर के किसी प्रशासन या प्रशासनिक आदमी को देख करके या तहसील स्तर या उप जिलाधिकारी के माध्यम से या किसी को भी यहाँ पर भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, दैनिक सुविधाओं की। विकासनगर से एक मामला सामने आया है, जहां से शिकायत आ रही है कि बाजार में कुछ व्यापारी अपने मन मुताबिक फल सब्जी के साथ कई अन्य सामान बेच रहे हैं। शिकायत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों के मनमाने रेट पर लगाम लगाने के लिए फल सब्जी और अन्य सामान पर रेट लिस्ट लगवा दी है, जिससे तय रेट पर ही जनता को फल सब्जी मिलेगी। कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जितने भी जो उत्तराखंड की जो डेथ रेट, कोरोना डेथ रेट है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। उसी इजाफे को कम करने के लिए, कोरोना संक्रमितों की संख्या कम करने के लिए संपूर्ण उत्तराखंड में स्थानीय प्रशासन ने जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया गया, उसमें से विकास नगर में भी आज रविवार के दिन जो लॉकडाउन है, संपूर्ण बाजार बंद है, लेकिन आवश्यक जो चीज़ें हैं जैसे सब्जी की दुकान है, फलों की दुकान है, वहाँ खुले हुए हैं। सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए यहाँ पे फल सब्जियों के रेट तय किए हैं। अभी फल विक्रेता से पूछते हैं कि क्या क्या रेट तय किए गए हैं, क्या रेट तय किए गए हैं सरकार ने? रेट तय किया है, केला 60 रुपये, पपीता 60 रुपये किलो है, अंगूर 150 रुपये किलो है, और खरबूजा 80 रुपये किलो है, और आम 100 रुपये किलो है, और तरबूज 30 रुपये किलो है, और
सेब 250 रुपये किलो है, संतरा 200 रुपये है, माल्टा 200 है, नाशपाती। ये बताएं कि सरकार ने तय किए हैं या परिषद ने किसने से तय किए हैं? ये सरकार ने तय कर रखे भाई जी मंडी। इससे पहले क्या रेट थे? इससे पहले तो इस केला 50 था, अंगूर 120 थी, खरबूजा 60 रुपये किलो था। क्या रेट है? इस समय तो केला 60 रुपये दर्जन हो गया, अंगूर 150 रुपये किलो हो गई है। तो ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं लेकिन टूट रहे बहुत ग्राहक, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है भाई जी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो रेट सरकार ने रेट तय करके हैं, और आलू जो है इस समय विकास नगर में 15 रुपये किलो बिक रहा है, और प्याज 25 रुपये किलो बिक रहा है, लौकी 20 रुपये। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हमारी जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार ने रेट तय किएंगे जिससे जो है यहाँ के लोगों को जो है इससे वंचित नहीं होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस रेट तय होने से यहाँ के स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी। अब देखना है कि हमारे सरकार के जितने भी प्रयास हैं आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता है, कोरोना जड़ से मिटता कि नहीं, ये आने वाला वक्त। खबर विकास नगर से, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के ग्राफ को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा ने शहर के बाजार, गली मोहल्ले, वार्डों को सैनिटाइज करवाया है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं और सार्वजनिक स्थल पर न जाएं। इस कोरोना महामारी से मुकाबला तभी हम कर पाएंगे जब हम सावधानी बरतेंगे। देखिए, इस समय बहुत ही ये दूसरी जो लहर आई है, ये बहुत खतरनाक लहर आई है। नगर पालिका से जितना हो सकता है पूरे शहर में वार्डों में मेंबर लोग साथ हैं, पूरे वार्डों में हम जो है सैनिटाइज कर रहे हैं, सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी रक्षा खुद करिएगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो नगर पालिका कर रही है। सफाई का भी हो, सैनिटाइज का भी हो, आप लोग भी देख रहे हैं और मैं भी जितना मेरे से हो सकता पूरा समय जनता के बीच दे रहे हैं। फिर अपनी रक्षा भी करनी है, अपनी रक्षा भी मुझे करनी है, और जनता को मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं भी अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, जनता को भी देख रहे हैं, आप अपना कार्य भी करें और अपनी सुरक्षा भी करें, ये मेरा हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव से 2 बच्चे लापता हो गए। बताया जा रहा है कि परिजन बच्चों की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्चे के ना मिलने पर परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया व अन्य प्रचार के माध्यम से दोनों बच्चों की तस्वीर जारी करते हुए यह अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को इन 2 बच्चों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो वो पुलिस को तुरंत सूचित करे। तकरीबन 7 तारीख थी और 10-11 के बीच हमारे बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले और डीजे वगैरह का प्रोग्राम हो रहा था, और उसके बाद हम जुमे के लिए गए, हम घर पे आए, हमें बच्चे मिले और 10 और 11 के बीच हमारे बच्चे लापता हो गए। बड़ा लड़का पुलिस कार्रवाई कराई कुछ आप लोगों? पुलिस कार्रवाई करा रखी हमने, उसमें 6:30 बजे 7 तारीख को हमने खबर दी उसमें, और पुलिस ने जो शुरू में तो ढील करी, उसके बाद पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी बल के साथ काम। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन जागरूक हो गया है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर चौकी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर सड़कों पर घूम रहे लोगों पर चौकी प्रभारी ने चालान किया है। वहीं कोविड नियम का पालन न करने पर कई वाहनों को सीज भी कर दिया गया है। संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। ये सर एसएसपी हरिद्वार सर का आदेश है, जितने भी लोग आज लॉकडाउन में 12 बजे के बाद बिना वजह आवाजाही कर रहे हैं, इनके व्हीकलों के चालान किए जा रहे हैं सख्ती के साथ में, और इनको कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी बिना वजह बाहर ना निकले, ताकि जो महामारी है। नजर डालते एक रिपोर्ट पर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया बहुल पश्चिमी हिस्से में शनिवार को एक स्कूल के नजदीक हुए बम धमाके में जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई युवा विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा दर्जनों लोग इस हमले में घायल हुए हैं। अफगान सरकार के हवाले से यह जानकारी सामने आई है, तो वहीं तालिबान ने नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा की है और इसमें अपना हाथ देने से इनकार कर दिया है। तो आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया बहुल पश्चिमी हिस्से में बीते शनिवार को एक स्कूल के पास बम धमाके हुए। इस बम धमाके में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो इस स्कूल में पढ़ते थे। इस घटना पर आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यान ने बताया कि स्कूल के नजदीक हुए धमाके के स्थान से एम्बुलेंस के जरिए घायलों को निकाला गया और साथ ही नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा भी की है।
और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई है। तो वहीं इलाके के निवासियों ने इस घटना पर बताया कि धमाका बहुत भीषण था। उन्होंने 3 अलग-अलग धमाकों की आवाज सुनी थी। हालांकि इस दावे के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने संदेश में कहा कि केवल इस्लामिक स्टेट समूह इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। मुजाहिद ने अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों की इस्लामिक स्टेट से सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसी शिया बहुल इलाके में पहले हुए हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। चरमपंथी सुन्नी मुस्लिम समूह ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की हुई है। अमेरिका ने पिछले साल प्रसूति अस्पताल पर हुए हमले के लिए इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें कई गर्भवती महिलाओं और नवजातों की मौत हो गई थी। बता दें कि इस इलाके में पिछले साल भी शिया समुदाय को निशाना बनाकर एक शिक्षण संस्थान पर हमला हुआ था, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। तभी मृतकों में अधिकतर विद्यार्थी शामिल थे। मौजूदा हमला यहां बचे 2500 से 3000 अमेरिकी सैनिकों की औपचारिक वापसी शुरू होने के कुछ दिन बाद हुआ है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। ये वापसी तालिबान के दोबारा ताकतवर होने की आशंका के बीच हो रही है, जिसके कब्जे या प्रभाव में करीब आधा अफगानिस्तान है।